हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया आपने सुना होगा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और कई ये प्रकार के सोशल मीडिया हैं। इवन एक्स भी है जो पहले ट्विटर हुआ करता था, और कई डिफरेंट, टेलीग्राम हो गया, कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ने उनको बनाया हुआ है, एक्सेप्ट भारत। भारत अपना एक सोशल मीडिया हैंडल अभी तक नहीं बना पाया है। उसकी एक अलग कहानी है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में डिस्कशन का ये मुद्दा इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने नेपाल की जो नेपाल का जो इशू है या जो नेपाल के हालात हैं, वो उनसे आप बखूबी परिचित होंगे। उन नेपाल के हालात को इस प्रकार से इस लेवल पर लाने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, उससे ये बाद में भ्रष्टाचार और ये चीज़ें बाद में निकल के सामने आई। लेकिन जैसे इंडिया ने किया कि हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का एक एक्ट बनाया, उस एक्ट के तहत हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहा कि भाई आप अपना डेटा सेंटर इंडिया में रखिए, सारी चीज़ें इंडिया में रखिए, तभी हम आपको अनुमति देंगे हमारे देश में काम करने की। अदरवाइज़ आपको एक या तो फाइन देना पड़ेगा या आपको बैन किया जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें रहीं, और वो हम बखूबी तरीके से कर भी रहे हैं कि जब भी हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले आपराधिक तत्व किसी भी प्रकार का अकाउंट बना के और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रयास करते हैं, तो हम भाई वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक चिट्ठी दे देते हैं या एक प्रकार से इन्फॉर्म कर देते हैं, और वो सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो जाते हैं। कई केस में हमने इन चीज़ों को देखा। वही चीज़ नेपाल ने की। नेपाल ने लेकिन एक चीज़ गलती ये कर दी कि बैन तो किया, लेकिन उन्होंने जैसे ही वो डेट आई तो उसमें एकदम से उन्होंने बैन का ऑर्डर दे दिया कि सारी सोशल मीडिया अकाउंट एकदम से बैन हो जाएंगी। अब आज की डेट में सोशल मीडिया अकाउंट को एकदम से बैन कर देना, ये कहीं से कहीं तक एक बुद्धिमानी वाला निर्णय नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी वाला निर्णय नहीं है क्योंकि आप वीडियो देखते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, इवन चलाते ही नहीं हो, वो एक आपकी आर्थिक उसका एक हिस्सा भी है, आर्थिक स्थिति का या आर्थिक मौजूदा कार्यक्रम का हिस्सा भी है। मतलब आप व्हाट्सएप पे कई व्यापार भी करते हो, कई लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप जेन्युइन व्यापार भी करते हो। यूट्यूब पे लोग वीडियो भी बनाते हैं, उससे भी उनका एक ब्रांड प्रमोशन और कई चीज़ हो जाती हैं। फेसबुक ने भी मोनेटाइजेशन अभी अभी नेपाल में स्टार्ट किया था, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया को ही बैन नहीं किया था। सोशल मीडिया के उसके अंदर गवर्नमेंट ने लोगों की आर्थिक इनकम या आर्थिक स्थिति को या आर्थिक जो एक फ्लो बना हुआ था उसको रोक दिया। और जब उसको रोका गया तो सीधी सी बात है, लोग सड़कों पर उतरेंगे, और नेपाल के अंदर भी वही हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हो सकता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बिहाइंड द सीन कुछ षड्यंत्र रचा हो अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि जहां आप मिलियंस का कारोबार अफेक्ट हो रहा हो, वहाँ पर कुछ मिलियंस ये ख़त्म कर खर्च करके एक ऐसे देश में जहाँ पर बेरोजगारी है, सीधी सी बात है, प्रोटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं जेन्युइन भी था, नहीं तो ऐसी प्रोटेस्ट ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, जैसा कि हमने किसान आंदोलन में देखा जो कि इंडिया के अंदर हुआ। अब ये तक तो ठीक था कि प्रोटेस्ट हो रही थी, गवर्नमेंट बैन कर रही थी, ये सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, गोलीबारी करवा दी, वहाँ पर फायरिंग के आदेश दे दिए। और जैसे ही फायरिंग के आदेश दे दिए तो अलग अलग सूत्रों से जो या अलग अलग सोर्सेस के जो अनुमान है, कोई 14 लोग मारे गए या 16 लोग मारे गए या 20 लोग भी मारे गए। और जैसे ही ये चीज़ होती है तो जितने भी जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं या प्रोटेस्ट को हवा देने वाले हैं, उनको एक बहुत बड़ा रीज़न मिल जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ चीज़ों को खड़ा करने का। और इस केस में भी वही हुआ। गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने फिर पैसा या जो भी है भड़काना स्टार्ट किया, और जनता सड़कों पर आ गई। और फिर बांग्लादेश जैसी स्थिति हुई पूरे नेपाल की मंत्रियों की, नेपाल के प्रधानमंत्री की, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की, सभी की स्थिति ऐसी हुई। कई लोगों को उसमें मारपीट या उसको बहुत बुरी तरीके से पीटने की खबरें भी आईं, जिसमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी भी शामिल थी। ये चीज़ें अभी बहुत ही कम निकल कर सामने आ रही हैं क्योंकि वहाँ पर एकदम से सोशल मीडिया नहीं है। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरी की पूरी मिलिट्री को अपने अंडर लेना पड़ा। सारे मंत्री और सारे प्रधानमंत्री मिलिट्री के अंदर अभी सुरक्षित हैं।
किन की मृत्यु हुई, किन की नहीं हुई, कुछ बीच में अफवाहें चली थी, इसका अभी एक पुख्ता चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई हैं। लेकिन ये स्थिति एक अराजकता वाली स्थिति है और किसी भी देश को डीस्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी है। प्रधानमंत्री जी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने इस चीज़ को चिंता जाहिर की कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं अभी अभी हाल ही में और बढ़ गई हैं भारत के पड़ोसी राज्यों में। बांग्लादेश का एग्जाम्पल आपने देख लिया, पाकिस्तान का एग्जाम्पल आपने देख लिया, यहाँ पर देख लीजिए आप नेपाल का एग्जाम्पल आपने देख लिया, म्यांमार का एग्जाम्पल आपने देख लिया। तो भारत के चारों तरफ जितने भी राष्ट्र हैं मुख्यतः वो ऐसी ही मतलब क्या गृह युद्ध से गुजर रहे हैं, एक्सेप्ट भारत। भारत में भी प्रयास चल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पत्रकार जो खुद को नाटो से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, वो इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं कि भारत के अंदर एक प्रकार का गृह युद्ध छिड़ जाए। ना केवल वहाँ पर अमेरिका के जो मुख्य ट्रेड सलाहकार हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, वो भी इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं पिछले दिनों से कि भाई अब ब्राह्मण और बनिया और इस प्रकार की चीज़ें बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है, ना केवल भारत के लिए बाकी पूरे विश्व के लिए, कि आपको जनता को कैसे टैकल करना चाहिए, प्रोटेस्ट को कैसे टैकल करना चाहिए। नहीं तो कोई भी अच्छा खासा देश गृह युद्ध की चपेट में आ जाएगा, जैसा कि आप वर्तमान में नेपाल की स्थिति हुई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी नेपाल के अंदर जो है अभी फिर से उनकी जो सोशल मीडिया का बैन है वो ख़त्म कर दिया गया है और फिर से वहाँ पर धीरे धीरे लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।